Good morning, students. Beta, here is your lecture number 16, okay, for 11th class. So, in our previous lecture, we have discussed about cell membrane. Okay, we start the topic cell membrane. Okay, in that we have discussed about various scientists. ठीक है, जैसे रॉबर्टसन ने इनके बारे में बताया था कि इसके बारे में बताया था कि ये क्या है यूनिट, उन्होंने इसके लिए यूनिट मॉडल दिया था. आगे हम डिटेल से करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स को बहुत ही डिटेल से करेंगे, बट जस्ट अभी आपको नाम देखते हैं. ठीक है ना. इसके बाद नगेरी और क्रैमर ने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दी थी. सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा कि कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. करवाया था मैंने, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है. ठीक है ना. ओनली सम सिलेक्टेड मटेरियल्स आर अलाउड टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. तो इस तरीके से हमने देखा कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ऑस्मोटिक बैरियर का काम करती है. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में पढ़ी थी. बेटा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम parts that are related with the plasma membrane regarding its structure. ठीक है ना. स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का है, हालांकि डिटेल आज नहीं हो पाएगा, बट फिर भी कुछ पार्ट हम इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसकी कंपोजिशन से रिलेटेड टच करेंगे. ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यू मान के चलिए एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिक्स है, चाहे वो कैसा भी हो. ठीक है. तो ये मान के चलिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी करवा रही हूँ उसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, प्लीज ट्राई इट. ठीक है ना. कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो कंसल्ट. क्लियर. सो देखिए, हमने टॉपिक को कहाँ छोड़ा था. हम बात कर रहे थे कि केमिकल स्टडीज जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे की गई तो साइंटिस्ट ने किसको चूज किया. साइंटिस्ट ने चूज किया ह्यूमन आरबीसी. ठीक है ना. दे सेलेक्ट ह्यूमन आरबीसीज. ठीक है. इजीली अवेलेबल थी और आसानी से मिल सकती थी. तो हमने देखा था कि उन्होंने क्या नोटिस किया था. उन्होंने देखा था कि देयर वर 3 डिफरेंट पार्टीशंस. उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना माइन्यूट स्ट्रक्चर है जिसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. ठीक है. सो दे ट्राइड ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा, एक ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर देखा. आगे करेंगे हम इस मॉडल के बारे में, जिसमें उन्होंने क्या देखा, डेंस 2 लेयर थी. प्रोटीन की हमने ऐसे पढ़ा था, आपने डायग्राम भी बनाया हुआ. 2 प्रोटीन की ऐसे डेंस लेयर होती है. ठीक है. मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की डेंस लेयर दिखाई दी थी और एक बिल्कुल ट्रांसलूसेंट धुंधली सी लेयर दिखाई दी थी. ठीक है ना. तो बीच वाली लेयर किसकी थी बेटा, बीच वाली लेयर थी लिपिड की. ठीक है. और साइड वाली लेयर किसकी थी, प्रोटीन. ये आप कर चुके हैं, इसको हमने ट्राई लैमिलर कहा. ठीक है ना. आगे बात समझ में, इसको डिटेल से आगे करेंगे. तो देखो, उन्होंने जो मेम्ब्रेन चूज की वो किसकी थी, आरबीसी. एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स, बेस्ड ऑन केमिकल स्टडीज, ठीक है, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइंटिस्ट ऑन ह्यूमन आरबीसी, साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट. ठीक है. कुछ इस तरीके की लाइन दी हुई है. तो बेटा वही में उन्होंने वही कह दिया है कि जो मटेरियल उन्होंने यूज किया था दैट वाज ह्यूमन आरबीसी. ठीक है. तो ध्यान रखना ये कौन सी दी गई थी, सेल ह्यूमन आरबीसी. इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखो, अब तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किस टाइप का सेल, कौन से टाइप की सेल की मेम्ब्रेन यूज की गई थी, तो ह्यूमन आरबीसी का यूज किया था बहुत ज्यादा. ठीक है. वैसे तो और भी यूज की थी, बट सबसे ज्यादा यूज किसका हुआ था, ह्यूमन आरबीसी. ठीक है. अब देखो, उन्होंने जब आरबीसी के ऊपर इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स इन द सेंस कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, दे कंक्लूडेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स. ठीक है. एक तो उसमें प्रोटीन्स होते हैं और एक उसमें लिपिड होता है. मतलब कि बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते तो बहुत सारी चीजें आगे हम केमिकल कंपोजिशन में पढ़ेंगे, बट जो मेजर कंपोजिशन होती है वो 2 चीजों की होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. और इसमें से भी जो हम बात करते हैं पहले लिपिड्स, प्रोटीन्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं. जो लिपिड्स थे, ठीक है, बेसिकली इनमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में लिपिड मिलता है वो कौन सा होता है, फोस्फोलिपिड. क्लियर. फोस्फोलिपिड. तो देखो बेटा, फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल हमें दिखाई देगा. ठीक है. कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल हमें दिखाई देगा. आगे बात समझ में. अब ये जो मैंने हेड रीजन बनाया है, ठीक है, ये है पोलर हेड रीजन.
कैसा है, पोलर हेड है, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी बनाई है दिस इज नॉन पोलर टेल। अब पोलर नॉन पोलर अभी समझाते हैं 2 मिनट को, ठीक है, इसको मैं अभी समझाती हूँ, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो हेड रीजन बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, ये फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल से बना हुआ है। समझ में आ गई बात, किससे बना हुआ है, फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल। तो देखो बेटा आयंस का नाम आ गया है तो ऑब्वियसली क्या हो गया है, ये आयंस का नाम आ गया है तो ये कैसा हो गया है, पोलर बिहेवियर हो गया है इसका। पोलर इन द सेंस कि इट शो अट्रैक्शन विद वाटर, ठीक है ना। ये हाइड्रोफिलिक है इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, पोलर। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग पार्ट, ठीक है। और ये जो पीछे टेल पार्ट है इट इज नॉन पोलर पार्ट, किससे बनी हुई है, ये फैटी एसिड से बनी हुई है, ठीक है ना। पूरा का पूरे फैट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनता है। और ये क्या है, ये लिपिड है जिसमें फॉस्फेट भी एक्स्ट्रा ऐड है, फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल एक जगह पे यहाँ इस वाले पार्ट में एक्चुअल बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लिपिड्स का बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट एक मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो हम एक कार्टून वे में जो बना रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉस्फोलिपिड का डायग्राम, वो इस तरीके से होता है। तो देखो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये जो टेल रीजन है, ये कैसा हो गया है, हाइड्रोफोबिक। क्लियर, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और ये जो ऊपर जो आप हेड रीजन देख रहे हैं दैट इज हाइड्रोफिलिक। क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना, दिस इज वन फॉस्फोलिपिड। क्लियर, ठीक है। बट अगर हम बात करें किस चीज की, अरेंजमेंट की, ये फॉस्फोलिपिड किसकी फॉर्म में अरेंज थे, बाइलेयर्स की फॉर्म में अरेंज। बाइलेयर यानी 2 लेयर। अब दोनों लेयर की अरेंजमेंट कैसी थी, दोनों लेयर लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद दी, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 4 स्टेटमेंट दे देंगे कि कैसे अरेंज है, अच्छे से करो। पोलर हेड जो है, ठीक है ना, वो आउटर साइड पे होगा, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ पे होगी, इनर साइड पे होगी, ठीक है। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, देखो अभी हमने ये स्ट्रक्चर किया, अब इसी स्ट्रक्चर की, ये तो था एक फॉस्फोलिपिड। अब ऐसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड जब हम बनाते हैं, मान लो ये आपका सेल है और सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है, हमने इसी को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखा, तो एनलार्ज करके देखा तो कैसा दिखाई देगा, तो ये फॉस्फोलिपिड कुछ ऐसे अरेंज है। क्लियर, ये फॉस्फोलिपिड्स कुछ ऐसे अरेंज है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ। और जो टेल वाला रीजन है, तो टेल वाला रीजन किस तरफ है, वो अंदर की तरफ है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया ये वाला मान लेते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि सेल से बाहर ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो है ये साइटोप्लाज्म जिसको हम साइटोसोल नाम देते हैं। तो मतलब ये मेम्ब्रेन को थोड़ा बड़ा करके देखा तो ये एक्चुअल में ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो लिपिड्स हमेशा बाइलेयर, 2 लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और अरेंजमेंट किस टाइप की होती है, पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक हेड आर ऑलवेज टुवर्ड्स द आउटर साइड, ठीक है। एंड द टेल, हाइड्रोफोबिक टेल है वो हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होगी। आउटर का मतलब ये नहीं है सेल के आउटर साइड में ही होगी, मतलब इस मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से की तरफ, बाहरी ये भी है बाहरी ये भी है। हम अब ये नहीं देखेंगे सेल के अंदर बाहर नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हमने क्या देखना है कि आउटर साइड पे हमेशा क्या मिलते हैं हमें, आउटर साइड पे पोलर हेड मिलेंगे और अंदर साइड पे क्या मिलेंगे, हाइड्रोफोबिक टेल रीजन मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, उन्होंने ऐसा ही नेचर क्यों दिया। अब ये चीज हमें क्या इंश्योर करती है, देखो ये जो पॉइंट है दैट इज वेरी, मैं एनसीईआरटी के पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असर्शन रीजनिंग में यहाँ से क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है, ठीक है ना। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है बाइलेयर में लिपिड्स का अरेंज होना, ठीक है, इससे क्या फायदा है।
तो देखो दिस एंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। क्या मतलब है, अब देखो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये क्या है, एक्सटर्नल, मतलब कि सेल के अंदर भी पानी होगा, सेल के बाहर भी। ऑब्वियसली सेल तो ऐसी चीज है जो बिना पानी के तो सर्वाइव करेगी ही नहीं, ठीक है। तो सेल के बाहर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, कैसा भी सेल लगा लो आप। और जो है अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में भी वाटर होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सेल के अंदर बाहर दोनों तरफ क्या है, पानी है। तो ये जो बीच वाला लेयर है, ये जो लिपिड वाली पार्ट है, ठीक है ना, सिर्फ जो है हाइड्रोफोबिक टेल वाली पार्ट है, ठीक है, दैट रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर हेड्स ऑन बोथ साइड, और इसी वजह से ये पानी के कांटेक्ट में रहता है। क्लियर, ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो दिस एंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। हालांकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड आना चाहिए था, बट एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, बट अनसैचुरेटेड ही आता है। इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, जनरली एनिमल सेल्स में तो होता ही है, कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अबंडेंट की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है, बट प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे स्टीरोल्स तो होते हैं बट दूसरे टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके साथ साथ क्या मिलता है, देखो यहाँ पे हमने कहा था लिपिड्स प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो अब इसके अंदर जगह जगह पे क्या होंगे, कुछ लिपिड्स भी अरेंज होंगे, ठीक है, मान लो कुछ प्रोटीन्स भी अरेंज होंगे। मान लो एक प्रोटीन हमने ये लगा दिया, ठीक है, एक प्रोटीन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कुछ इस टाइप का, ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ये प्रोटीन कहीं कहीं बीच बीच में क्या है, इसके प्रोटीन भी है, समझ में आ गई बात, प्रोटीन भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अबंडेंट अमाउंट में लिपिड्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% ही होते हैं, आगे हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। और इनका रोल क्या होता है, देखो इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी हम डिटेल से करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जनरली बाहर वाले सरफेस पे, कभी भी आपको कार्बोहाइड्रेट साइटोसोलिक साइड पे अटैच्ड नहीं दिखाई देगा, आगे हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स की जो अमाउंट है, ठीक है, कितना % प्रोटीन होगा, कितना % लिपिड होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक पर्टिकुलर सेल का, ठीक है। जनरली वैसे नॉर्मली एक जनरल डाटा हम लेते हैं, बट फिर भी कुछ एक सेल का, कुछ एक मेम्ब्रेन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, आउटर इनर में डिफरेंस होता है, ठीक है। आरबीसी की बात करें, डिफरेंस होता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो ये जो रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड है, ये वेरी करता है सेल टू सेल। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से करना है। तो अभी हमने पढ़ा एक फोस्फोलिपिड लेयर क्या है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि एक जो है फोस्फोलिपिड की अरेंजमेंट कैसे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बाई लेयर्स के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। तो बेटा अब देखो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है, नो डाउट आपने पढ़ी है, बट एक एग्जैक्टली जिस सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करें। सबसे पहले देखिए, आउटर मोस्ट है, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन अगर कोई होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलास्टिक है, लिविंग है, इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। और इसके साथ साथ सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल का बिहेवियर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट इट इज रिपेयरेबल, मैंने बताया था ये डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, ठीक है ना। डायनेमिक बिहेवियर कई बार आता है, नोट लिखो डायनेमिक बिहेवियर का, जो उसके अंदर आपके जो होम एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो डायनेमिक बिहेवियर का मतलब रिपेयरेबल है, यानी कि कैपेबल ऑफ सेल्फ सीलिंग इफ पंचर्ड। अगर कहीं से पंचरिंग हो जाए, कहीं से उसमें जो है कोई पर्टिकुलर इंजरी हो जाए, तो सेल्फ सीलिंग की प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट इट इज लिपोप्रोटीनेशियस, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। एंड ट्राइलेमुलर, यानी कि 3
क्या है इसमें, लेयर है, लैमेला, लैमेला वर्ड का मतलब ही लेयर होता है, 3 लेयर्स होते हैं, ट्राई लैमेलर कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है, ट्राई लैमेलर कवरिंग ऑफ सेल दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल कर रही है इसको, एग्जिट एंड एंट्रेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है, किसी सेल के अंदर या सेल से बाहर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या पर्टिकुलर आयंस के एग्जिट और एंट्रेंस को कंट्रोल कर, आगे समझ में। तो ये क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कंप्लीट सारे कैरेक्टर्स को जो है कंक्लूड करके एक जगह सम अप कर देती है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो एक जनरल केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा कि लिपिड्स सबसे ज्यादा होते हैं, ध्यान रखना, जनरली जितने भी मेम्ब्रेन आप देखोगे, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, या आपके ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो गई, गोल्जी बॉडीज की मेम्ब्रेन हो गई, इस तरीके से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो जनरली कोई भी मेम्ब्रेन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर लिपिड्स सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, कितने, 28 to 79%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी किसकी, प्रोटीन, थोड़ा सा कम, यानी कि 20 to 70% क्या मिलता है हमें, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। और लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे कम अमाउंट में मिलता है, दैट इज 1 to 10%, ठीक है। और बाकी का जो बच गया 20%, ठीक है, ये होता है वाटर कंटेंट। देखो हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड है, ठीक है, क्वासी फ्लूइड का मतलब सेमी सॉलिड है ये, यहाँ पे लिक्विड बिहेवियर भी है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है इसके अंदर, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ये क्वासी फ्लूइड है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट भी यहाँ पे होगा। तो हमने देखा 28 to 79% क्या मिल रहा है, लिपिड, 20 to 70% क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, 1 to 10% क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ वाटर कंटेंट मिल रहा है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव विंडो की तरफ चलते हैं। देखो कंपटीशन में क्या है, कुछ अलग से मेम्ब्रेन्स का रेशियो आपने याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बुक्स में मे भी रेशियो की फॉर्म में दिया है और आप एग्जैक्ट इसकी कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं। आरबीसी की तो इवन आपकी बुक में भी दी हुई है, आपकी एनसीईआरटी, प्यारी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, तो यू हैव टू लर्न, ठीक है ना। तो देखो आरबीसी के अंदर लिपिड ज्यादा होने की बजाय प्रोटीन ज्यादा होते हैं, क्लियर, ठीक है, लिपिड ज्यादा होने की बजाय प्रोटीन ज्यादा होते हैं, 52%, ठीक है, आधे से भी 2 ज्यादा, 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड्स होते हैं और 8% क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर देखो बेटा 2 मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा बताया था, दूसरा कौन सा होता है, प्लास्टिड्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, और एक और बताया था न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, वहां पे आउटर और इनर 2 अलग अलग मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज मोर परमिएबल, कैसी होती है, मोर परमिएबल, क्यों होती है उसका रीजन अभी बताते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो लगभग इम्परमिएबल होती है, खासकर वाटर के लिए तो बिल्कुल इम्परमिएबल होती है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 51% प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में 47% लिपिड मिलेगा और 2% कार्बोहाइड्रेट, जैसा आपका ये था, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। डिफरेंस किसका आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट है वो कम हो गया, डिफरेंस नोटिस कर रहे हो ना, यहाँ 8% था, यहाँ 2% है कि नहीं। तो आरबीसी में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहाँ देखो 1 से 10%, हमने वो सभी डाटा इंक्लूड किया है 1 से 10 वाले, इसलिए इसको जनरल कहा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, क्यों कम होता है इसको आगे समझाएंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे आपको। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, यहाँ प्रोटीन और भी बढ़ जाता है,
से, तो ज़्यादा था ही था, लेकिन प्रोटीन टू लिपिड रेशियो जो है वो वेरी कर जाता है। ठीक है, यहाँ 76% बहुत ज़्यादा, यहाँ 51 था, यहाँ 76 हो चुका है। ठीक है, और 23% जो है इसके अंदर क्या मिलता है आपको, लिपिड्स और कम हो गए हैं और कार्बोहाइड्रेट और कम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, लिपिड्स थोड़े कम होते हैं और कार्बोहाइड्रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं एक जनरल वैल्यू की अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और अगर आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन नो डाउट ज़्यादा रहेगा, लिपिड थोड़ा कम, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल, लेकिन फिर भी इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। ठीक है, जो इनके एक स्पेसिफिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? ठीक है, अब न्यूरॉन की देखी जाए। न्यूरॉन आप सभी ने पढ़ा है ना, न्यूरॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे उसका नर्व कंडक्शन का रोल होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 20% प्रोटीन होता है और 80% लिपिड। कार्बोहाइड्रेट रेयर होते हैं क्योंकि यहाँ इनको सिर्फ नर्व इम्पल्स कंडक्शन करना है, रिकॉग्निशन का काम बहुत रेयर होता है। ठीक है, इस वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही रेयर होता है, पॉइंटों में मान के चलिए। ठीक है ना, इसीलिए जो है ये न्यूरॉन का डाटा है। क्लियर? ठीक है, अब देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो आपको पढ़ाना है मुझे, देखो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। यानी कि मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, ये एक लेयर हो गई, ये दो लेयर, ये लिपिड की बाई लेयर मान लो, ये मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए थोड़ा सा पार्ट बना दिया, पूरा नहीं बना दिया। ठीक है ना, ये लिपिड की बाई लेयर है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो कि यहाँ क्या होते हैं, ये हमने बना दिए कुछ इसमें प्रोटीन, एक प्रोटीन ये बना देते हैं और एक प्रोटीन ये बना देते हैं। एक हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन बना दिया है ऐसे। ठीक है, समझ में आया? अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ होंगे बेटा, ये तो क्या हो गया, ये बाहर का पार्ट है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, सेल से बाहर की एरिया, और ये क्या हो गया, साइटोसोल हो गया। ठीक है, तो अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, सेल के बाहर वाले हिस्से में होंगे। साइटोप्लाज्मिक साइड पे कोई भी क्या नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अजर्सन रीजनिंग में यहाँ से क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी है एम्स के। ठीक है, अब देखो ये जो है ये किसके फॉर्म में होता है, खाली कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, या तो ये अभी हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस, या तो इस लिपिड से डायरेक्टली ऐसे अटैच है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड से अटैच है, ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या मतलब है, देखो ग्लाइको वर्ड जो है वो हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लिपिड वर्ड हमने यूज किया क्योंकि हमारा जो है किससे जुड़ा हुआ है, फोस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ी हुई है, अभी इंट्रैक्शन हम बाद में करेंगे जब मॉडल्स पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जस्ट एक जनरल स्ट्रक्चर समझो कि कार्बोहाइड्रेट किससे अटैच्ड है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर लिपिड से अटैच है, फोस्फोलिपिड से अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। लेकिन वहीं अगर किससे अटैच्ड है, इस तरीके से प्रोटीन से अटैच है, या इस टाइप की किसी प्रोटीन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ गया, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन और जो है प्रोटीन के लिए। क्लियर? तो देखो ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज प्लस लिपिड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स भी होते हैं। ठीक है, वो सब हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का टॉपिक जब अलग से करेंगे ना, वहाँ पढ़ेंगे कुछ अलग चीजें। ठीक है, फिलहाल के लिए एक जनरल हम पढ़ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड्स, ये डायरेक्टली का दो लिपिड्स, ठीक है, या उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जगह जगह पे जो प्रोटीन्स है वहाँ पे अवेलेबल है। तो दे अकर्स ओनली ऑन द एट द आउटर सरफेस। ठीक है, उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये समझा दिया। एनसीईआरटी में साफ साफ ये लाइन दी हुई है, आप एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ा करिए। ठीक है, एंड काम क्या होता है, सेल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल रिकॉग्निशन एंड सेल एडहेशन। सेल रिकॉग्निशन और एडहेशन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जैसे मान लो आप सभी अलग अलग घरों में रहते हैं, ठीक है,
और आपके घर के बाहर आपने क्या बनाया हुआ, अपना एक एड्रेस लगाया हुआ है और नेम प्लेट लगाई हुई है, ठीक है ना। तो आपकी जो नेम प्लेट है वो आपका रिकॉग्निशन कर रही है कि नहीं। कोई भी आपका पोस्ट आती है तो वो पोस्टमैन क्या देखेगा, आपका एड्रेस देखेगा, या कोई भी आपके घर आ रहा है तो आपका एड्रेस जो है, जो फिक्स एड्रेस है वो एड्रेस चेक करता है और आप तक पहुंच जाता है कि भाई ये चीज़ इस बंदे को देनी है, ये चीज़ इस बंदे को देनी है, ये चीज़ इस बंदे को देनी है कि नहीं। अब हमारे सेल में इतने सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन कौन सी सेल को क्या चाहिए, ठीक है ना, कौन सा मटेरियल किस सेल के लिए, इसको रिकॉग्नाइज काम करता है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल के लिए कुछ रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आरबीसी में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है ना वो इसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखो रिकॉग्निशन का काम कर रही है, एक नेम प्लेट प्रोवाइड कर रही है एक पर्टिकुलर सेल को, ताकि एक पर्टिकुलर चीज की ट्रांसपोर्ट उस पर्टिकुलर सेल में हो सके, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, रिकॉग्निशन का काम कर रही है, समझ में आ गया। और सेल एडेशन आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब सेल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि हम एनिमल सेल की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो एडेशन चिपकने में, ठीक है ना, किसका रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है टोटल, ठीक है। मैं डिटेल से इसका स्ट्रक्चर करवाऊंगी जब हम और ज्यादा डिटेल से करेंगे, बट फिलहाल के लिए एनसीईआरटी को लाइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो पेपर आपका 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई है, ठीक है ना। तो देखो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी कौन से होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। हालांकि हम कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल में डिटेल से पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड या जिसमें 3 से 8 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल लगाएं जो है सैलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, कुछ पर्टिकुलर क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स भी इसके अंदर होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो पिछले बार आया था एम्स के अंदर, ठीक है ना, जिपमर में भी और एम्स में भी आए हुए हैं, ये दोनों मतलब एक ही क्वेश्चन है, रिपीट नहीं हुआ है बट अलग अलग फॉर्म में आया हुआ है। देखो आप सभी ने देखा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है और उसके लिए एक सूटेबल डोनर की जरूरत होती है। उस सूटेबल डोनर का मतलब ही क्या है, देखो ये जो है हमारी जितने भी सेल हैं उन सेल्स के अंदर क्या है, पहचान करने के लिए कि भाई ये हमारी बॉडी का है या किसी और की बॉडी का है, कुछ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स किसका काम करते हैं, हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्पैटिबल होना। कॉम्पैटिबल मतलब कि एकदम यूँ कहो कि एग्जैक्ट वही चीज होना जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या सूटेबल जिसको आप कहते हो। तो देखो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेल या उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे पहचानेगा कि ये मेरी बॉडी का है या किसी और की बॉडी का है, तो वो MHC चेक करता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर को चेक करता है, ठीक है ना। तो सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन्स, ठीक है, सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन्स जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम चेक करता है। ये हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग है, किसी की भी सेम नहीं होती। तो जो सबसे ज्यादा सूटेबल एक जैसी दिखाई देती है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा मतलब कि एक दूसरे के सबसे नजदीक है, ठीक है, वही जो है हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। इसीलिए जो सूटेबल डोनर वो होगा जिसकी MHC हमारी MHC से मैच करेगी, ठीक है। तो देखो सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन और द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दे आर द फिंगरप्रिंट ऑफ सेल। MHC को क्या बोलते हैं हम, फिंगरप्रिंट ऑफ सेल्स, क्लियर, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, क्लियर, ठीक है। तो MHC मैंने आपके नोट्स में मेंशन कर दिया है, पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो MHC में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे अलग होते हैं, फंक्शंस के बेस पे अलग होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम मॉडल्स पढ़ेंगे, अलग अलग मॉडल्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी लेंदी टॉपिक है, और यू मान के चलिए मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, तो यू मान के चलिए 2 लेक्चर्स और आपके आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लग जाएंगे, ठीक है ना।
आगे बात समझ में। तो लेकिन आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर इसके जितने क्वेश्चन है मैं खुद आपको करके असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगी, पीछे वाले भी और ये वाले भी असाइनमेंट के फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से चाहिए आप लिख लो आज, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वन। थैंक यू।